तो आप सबका स्वागत है सेशन में। और आज का जो सेशन है इसे कंप्लीट करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। जो बेसिक पार्ट है वो पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे आज। सवाल जवाब हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा ना कर पाए सेशन में, तो ग्रुप पे आप लोग डिस्कस कर लेना। मैं आज के बाद जो है ग्रुप में चैट ओपन कर दूंगा, क्योंकि हमारा एक कनेक्शन बन जाएगा। अदरवाइज तो ग्रुप में कई बार विकास जी के यहाँ से आप लोग जो है अपना अपना माइक ऑफ कर लें। स्लाइड शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए, स्वर विज्ञान, इसे विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसे भौतिक रूप से महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, और इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो इसके लाभ हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्टली आप लोग विजुलाइज कर सकते हो, प्रूव किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में कोई भी चीज होने में बहुत टाइम लगता है, मगर स्वर विद्या एक ऐसी है जिसके रिजल्ट आपको तुरंत के तुरंत मिलते हैं। और मेरे 20 साल के स्वर विद्या के अनुभव में मैंने इसे कभी भी फेल होते हुए नहीं देखा। स्वर विद्या तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी जर्नी करके चलेंगे। आप लोग शांति के साथ सुने, बिल्कुल पैनिक ना हो। और धीरे धीरे हम स्टार्ट करके स्वर विद्या तक आएंगे, और उसके बाद स्वर विद्या के बारे में बात करेंगे। स्वर विद्या क्या करती है? स्वर विद्या आपकी बहुत बेसिक लेवल पे, जब आप मूल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र, पहले दो चक्रा पे जब हमारी चेतना फंक्शन करती है, तो ये हमारी विश फुलफिल करती है। वो कुछ भी मांगिए, अगर स्वर विद्या आपके लिए काम करती है तो वो आपकी विश जरूर पूरी होगी। और ये कैसे पता चलता है वो काम करती है? ये पता चलता है अगर हम इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ, विद अ फेथ एंड अ बिलीफ, अब हम इसको अगर आत्मसात करते हैं, अडॉप्ट करते हैं इसे, और हमारी नाड़ियां शुद्ध है। नाड़ी शुद्ध ना होने से ये संभावना है कि विद्या आपके लिए काम ना करे। तो नाड़ी या बॉडी चक्रा जो दोनों हैं वो हमारे प्राणमय कोश के पार्ट होते हैं, जिसके बारे में वो भी पढ़ेंगे। और प्राणों को, जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, आपके जो स्वर हैं, इन्हें अगर कंट्रोल करना हमें आ गया, पहचानना हमें आ गया, तो जीवन की क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बदल जाती है, हमेशा के लिए बदल जाती है। तो बहुत बेसिक लेवल पे स्वर विद्या क्या है? आपकी इच्छा पूर्ति का एक मीडियम है। अगर मैं थोड़े से ऊपर बात करूं, अगर मैं स्वादिष्ठान चक्र से उठ के और हृदय चक्र की बात करूं, या मैं बॉडी को छोड़ के माइंड लेवल की बात करूं, बॉडी एंड माइंड, तो ये आपको हॉलिस्टिक हेल्थ भी देती है। हॉलिस्टिक हेल्थ मतलब कि जब आप मन से, आत्मा से और शरीर से, तीनों से स्वस्थ होते हो, वो काम भी आपका क्या करती है? स्वर विद्या करती है। अगर आप इसे केवल विश फुलफिलमेंट का एक मीडियम ना बना के एक टूल बनाए हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए, तो ये आपके लिए काम करेगी। अपने उच्चतम स्तर से जब हम आत्मा की बात करेंगे, जब हम हृदय चक्र के ऊपर कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र की बात करेंगे, तो ये आपके लिए एक वेपन है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जहां हम
जीवन चक्र से और मोक्ष की बात करते हैं। तो ये मोक्ष प्रोवाइड करने का एक वेपन भी है। हम जिस स्तर पे होते हैं, हम इसका प्रयोग उसी स्तर के लिए करते हैं। मगर ये विद्या, चाहे आपको सांसारिक सुख चाहिए, चाहे आपको मानसिक सुख चाहिए, और चाहे आपको मोक्ष चाहिए, इन तीनों में ही आपकी स्वर विद्या अमेजिंग काम करती है, कमाल का काम करती है। तो हम चाहे जिज्ञासु इनमें से तीन में से किसी भी लेवल के हैं, उसी डायमेंशन में ये हमें स्वर विद्या फायदा करे। स्वर विद्या तक पहुंचने के लिए हम एक बार ये देखते हैं। देखिए, आपको पता है निकोला टेस्ला आज तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को बहुत सारी चीज दी। आजकल टेस्ला के नाम से एलोन मस्क कंपनी भी चलाते हैं, उनकी खोज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर तुम यूनिवर्स का रहस्य जानना चाहते हो, तो इसे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के चश्मे से देखना शुरू करो। अगर तो यूनिवर्स आपके लिए एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है, तो मैं ये समझता हूं कि आप इस ब्रह्मांड का रहस्य जानते हो, सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स जानते हो। हमारी सभ्यता में जब हम फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को नहीं प्रयोग करते थे, इन शब्दों का, ये शब्द बड़े मॉडर्न है, 200-300 साल से आए हैं, तो हमारे पूर्वज इनको क्या बोलते थे? हमारे पूर्वज इसे बोलते थे अनाहत नाद। तो जो अनाहत नाद है, वही आपका वाइब्रेशन है, जिसे शब्द कहते हैं, जिसे वर्ड कहते हैं, जिसे लोगास कहते हैं, जिसे कुन कहते हैं, ताओ कहते हैं, या जिसको अनाहत नाद कहते हैं। ये वही है जिसका उच्चारण सबसे पहले हुआ, और जहां से दुनिया का प्रारंभ हुआ, जहां से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ये वही ऊर्जा, वही फ्रीक्वेंसी और वही वाइब्रेशन थी। कैसे स्टार्ट हुआ? स्टार्टिंग में, अगर आप सांख्य योग पढ़ते हैं जो कपिल मुनि ने लिखा है, मैं उसे सबसे ऑथेंटिक मानता हूँ। तो वो सृष्टि की शुरुआत को कैसे बताता है, वो इस दुनिया की शुरुआत को कैसे बताता है, कि शुरू में एक स्टैटिक एनर्जी थी, एक फिक्स एनर्जी थी, जिसकी कोई फॉर्म नहीं थी और जिसमें कोई मोमेंट नहीं था, जिसका कोई रूप, रंग, स्वाद, गंध, कोई भाषा, इवन फ्रीक्वेंसी भी नहीं थी। बस केवल डार्क मटेरियल, आप जिसे कहते हैं, एक स्टैटिक एनर्जी जिसमें कोई मोमेंट नहीं था। और वो सिंगल इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, उसे आप परम ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, गॉड कहिए, अल्लाह कहिए, काल पुरुष कहिए, उन्हीं की इच्छा हुई कि अपने आप को रिवेल करना है, अपने आप को प्रकट करना है, एक प्रकट रूप में, एक सगुण रूप में खुद को लेके आना है। ये उनकी इच्छा हुई। और उस कॉन्शियसनेस में से एक तत्व का जन्म हुआ, महद, जिसे हमें अपनी आयुर्वेदिक किताबों में, सांख्य योग में, हमारे उन सारे ग्रंथों में, जो पुराने ग्रंथ हैं, महद का नाम दिया गया है। और महद का अर्थ है एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस जो प्रकट हुई इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से, उसने अपने आप को दो रूपों में प्रकट किया, एक पुरुष, एक प्रकृति के रूप में। पुरुष क्या है? जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। और प्रकृति क्या है? जो कभी परिवर्तन रहित नहीं रहती। जैसे एटम है, तो न्यूक्लियस क्या है? बीच में कांस्टेंट रहता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जो चक्कर लगाते हैं वो प्रकृति है, जो कभी चेंज नहीं होता वो पुरुष है। जैसे अपने सोलर सिस्टम को देखिए, इसमें जो सन है वो हमेशा एक जैसा रहता है, और जो प्रकृति है, मून, वो हर दिन हर पल बदलता रहता है। ऐसे पुरुष और प्रकृति, उसने अपने आप को दो हिस्सों में बांटा सृष्टि बनाने के लिए। मगर इसमें समस्या ये आई, दो रूपों में बांटने पर,
कि उससे टाइम का निर्माण तो हो गया, क्योंकि टाइम का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, मगर स्पेस नहीं बना, क्योंकि सृष्टि को 3 डायमेंशनल बनाना था। तो 2 पॉइंट से टाइम का स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट तो हो गया, मगर एक दीवार से घर नहीं बन सकता ना। एक घर बनाने के लिए कम से कम 3 दीवारें होनी चाहिए, तभी आप उस पर छत डाल सकते हो। स्टूल जो बनता है वो कम से कम 3 लेग से बनता है, और अगर 4 ले तो और भी अच्छा है, मगर मिनिमम 3 चाहिए। तो प्रकृति ने दोबारा से, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस ने अपने आप को 3 हिस्सों में बांटा, और ये 3 हिस्से कौन से थे? सत, रज और तम। हमारे शास्त्रों में इसका बहुत जिक्र है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि प्रकृति के कण कण में ये तीनों शक्तियां काम करती हैं। सत्व तत्व से हम ब्रह्मा जी को जोड़ते हैं, रजस तत्व से विष्णु जी को जोड़ते हैं, और तमस तत्व से शिव जी को जोड़ते हैं। सत्व का काम है निर्माण करना, दुनिया को बनाना। रजस का काम है बनी हुई दुनिया को चलाना, और तमस का काम है इसको रिसाइकिल करना। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें रिसाइकिल करना। पेड़ है, कोई भी चीज है, जब वो रिसाइकिल होके दोबारा से फिर नया रूप ले लेती है, उसको तमस बोलते हैं। प्रकृति के कण कण में ये 3 गुण काम करते हैं, सत, रज और तम। इन्हीं 3 गुणों के बेस पे आगे चल के 5 एलिमेंट का जन्म हुआ। तो पहले एक था कॉन्शियसनेस, उसने अपने आप को 3 गुणों में बांटा। फिर 3 गुणों से 5 तत्वों में उसने अपने आप को बांटा, जिसे हम बोलते हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो सारी गैलेक्सीज, यूनिवर्स, स्टार्स, प्लेनेट, सारे क्रिएचर्स, बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, जो भी आप देखते हो वो सब किससे बना है? 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और हमारा मन भी 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो जो जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ? सबसे पहले आकाश तत्व आया, फिर आकाश में से वायु तत्व का जन्म हुआ, फिर वायु में से अग्नि तत्व का जन्म हुआ, फिर अग्नि में से जल तत्व का जन्म हुआ, और जल से फिर अर्थ का जन्म हुआ। अगर आप सेटेलिटी के बेस पे देखें, अगर आप इसमें डेंस देखें इन्हें, तो ये सबसे ज्यादा सेटल होता है आकाश एलिमेंट। फिर आकाश को आप महसूस नहीं कर सकते, मगर एयर को आप छू के महसूस कर सकते हैं। जब आप, ये आपकी त्वचा को या आपकी जो है सेंसरी सिस्टम को, जब हवा चलती है तो आपकी इससे पता चलता है कि हवा चल रही है। फिर फायर आया, उससे फायर को आप आंखों से देख सकते हो। फिर वाटर आया, वाटर इससे ज्यादा भारी है, आप इसे टेस्ट कर सकते हो, फील कर सकते हो। और फिर अर्थ आया, जो सबसे ज्यादा स्थूल है। तो इस प्रकार से इन 5 तत्वों का जन्म हुआ। और जब सृष्टि, आप देखते हैं कि जब इसका डिस्ट्रक्शन होता है सृष्टि का, तो क्या होता है? सबसे पहले जो पृथ्वी है वो पानी में समा जाती है, पानी पृथ्वी के ऊपर से घूम जाता है। फिर आग जो है वो पानी को सुखा देती है, और उसे बादल बना देती है। बादल को हवा उड़ा के ले जाती है, और हवा को आकाश निकल जाता है। और एक बिग बैंग के थ्रू, जहां हम एक पॉइंट से, एक कॉन्शियसनेस से जन्म हुआ था, वो वापस जाके महाप्रलय के समय फिर उसी में समा जाती है। प्रलय महाप्रलय का जिक्र, दुनिया बनने का जिक्र, दुनिया के पुनः कब जो है जल प्रलय होगी और दुनिया फिर से डिस्ट्रक्ट होगी, ये साइकिल चलती रहती है। बनना बिगड़ना ये हमेशा चलता रहता है। अगर साइकिक लेवल पे भी बात करें, तो ये जो 5 एलिमेंट हैं आपके, कौन कौन से? स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, ये तीनों मिलके क्या बताते बनाते हैं? आपका स्पेस एंड एयर मिलके सतत्व बनाता है। फायर और वाटर रजस तत्व बनाता है। वाटर और अर्थ आपका रजस तत्व बनाता है, सॉरी तमस तत्व बनाता है। इस प्रकार से ये आपके जो 3 गुण आए, इनमें से फिर 5 तत्व आपके इस प्रकार से निकले। तो जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस थी, उसमें से जो महद की रचना हुई, और उससे फिर पुरुष और प्रकृति की रचना हुई। इस पहली रचना को, इस पहली चीज को बोलते हैं आनंदमय कोश। तो वहां पे जब आत्मा शुरू में थी,
तो बड़े आनंद में थी। आनंद में कोश से आत्मा फिर कहाँ पे आई? सतरज तम में गई और फिर ये विज्ञान में कोश में आई। तो अगला जो कोश था आत्मा का नीचे उतरने का इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से, वो विज्ञान में कोश था। विज्ञान में कोश के पार्ट क्या होते हैं? सबसे पहले अहंकार। अहंकार क्या होता है? कि सोल की इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि सो अहम, जो वो है वही मैं भी हूँ। अहंकार, लेकिन मैं की भावना आ गई कि मैं उसके जैसा हूँ, मैं उसका तत्व हूँ, मैं उसका रूप हूँ। पर ये जो मैं की भावना आई, बाउंड्री जो आई, ये कहाँ से आई? अहंकार से आई। अहंकार के बाद अगला क्या बना? चित्त बना। चित्त मतलब जिसमें हमारे संस्कार स्टोर होते हैं। तो चित्त से क्या बनी? बुद्धि बनी, जो हमारी इंटेलेक्ट है, जो हमारा विवेक है, जो हमारी लाइफ में डिसीजन मेकिंग है, उससे हमारी बुद्धि का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से आत्मा के ऊपर दो कोश आ गए, अनंत कोश एंड विज्ञान में कोश। अपना बंद रखेंगे आप लोग माइक अभी। विज्ञान में कोश से बुद्धि से आगे जब ये बढ़ी आत्मा, तो ये मनोमय कोश में आ गई। मनोमय कोश जो हमारा होता है वो कहाँ से सिग्नल लेता है? वो हमारे सेंसरी सिस्टम से सिग्नल लेता है। सेंसरी सिस्टम मतलब आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, स्किन है, जो फाइव सेंसेस हैं जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, उसका इनपुट इसको जाता है, मनोमय कोश को जाता है। मन कोई सुंदर चीज देखता है, सुंदर चीज देखने के बाद बुद्धि के पास भेजता है। बुद्धि बोलती है नहीं 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 नहीं, ये तो हमारी बहन लगती है। तो संचित और अहंकार, जो ये कंप्यूटर से सिग्नल आता है, प्रोसेसिंग होती है, तो बोलता है नहीं नहीं। कोई ऐसी महिला दिखेगी आपके साथ रिश्ते में नहीं है, तो आपका थोड़ा मन में अलग विचार आएंगे। कोई चीज जो आपने 1000 बार देखी है, दोबारा देखेंगे तो अलग विचार आएंगे। तो मन ज्ञानेंद्रियों से सिग्नल दे के आपको किसको भेजता है? मन को। और मन फिर बुद्धि को भेजता है, बहुत सारे विकल्प पैदा करके। बुद्धि चित्त से पूछती है। जैसे आपने किसी का चेहरा देखा, आप उसे कैसे पहचानते हो? क्योंकि उसकी जो इमेज है चित्त में पहले से स्टोर है। तो बुद्धि कहती है अरे ये तो फलाना व्यक्ति है, या ये तो नया व्यक्ति है। तो चित्त में जो स्टोर डेटा होता है, इसकी मेमोरी में जो डेटा रहता है, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोसेसिंग सीपीयू चलता है, तो हमारा सीपीयू क्या है? चित्त है। तो स्टार्टिंग में जब आनंद में कोश था, तो वहां पे सत्व तत्व था। मगर सत्व तत्व में अपना कुछ नहीं होता। जब रजस तत्व आता है, तो रजस तत्व में गति होती है। तो जितनी भी गतियां हैं वो क्या है? रजस एलिमेंट की है। जैसे आपने गाड़ी नई खरीदी, खरीद के इग्निशन लगा के स्टार्ट कर दिया, इंजन स्टार्ट है, गाड़ी खड़ी है, इसको बोलते हैं सत्व तत्व। है ना? आपने गियर लगाया या आपने एक्सीलेटर दबाया और आपने गाड़ी लेके चल दी, उसको बोलते हैं रजस तत्व। और डेस्टिनेशन पे जाके आप फिर से गाड़ी आपने रोक दी, इसको बोलते हैं रजस, इसको बोलते हैं तमस तत्व। तो जब चीज रुक गई, जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह 2 बजे से लेके 10 बजे तक के 8 घंटे आपके सत तत्व के होते हैं। सुबह जब आप सो के उठते हैं, तो वो सत तत्व है। एक बार म्यूट कर देता हूँ सबको। फिर 10 बजे से अगले 8 घंटे शाम के 6 बजे तक रजस तत्व है, तो हम सब काम करते हैं, दिन भर हम काम करते हैं। फिर अगला जो लेवल आता है 6 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक का, वो आपका लेवल होता है तमस तत्व का। वो आराम करने का समय है। उसमें अगर आप देखें, तो मनुष्य के अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो उस समय पर सोता हो, या समय पे सॉरी खाना खाता हो। जितने भी जीव है मनुष्य के अलावा, वो सारे उस टाइम पे आराम करते हैं। केवल मनुष्य एक ऐसा जीव है जो उस समय पर, आज की तारीख में, खाना पीना, डांस बार, प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है। तो सत्य, रज और तम, ये जो तीनों तत्व हैं, ये प्रकृति के कण कण में हर पल काम करते रहते हैं। जो चीज चलेगी वो रुकेगी भी जरूर। आपकी गाड़ी में आप एक्सीलेटर दबाते हो, रजस है। आप ब्रेक दबाते हो, तमस है। ठीक है। और जो आप एक्सीलेटर दबाते हो, तो इंजन में जो कंबशन होके जो वहां पे एनर्जी पैदा हो रही है, वो सत्य तत्व है। तो कहीं पे भी आप जीवन के किसी भी अंग में हमेशा आप सत्य, रज और तम को काम करते हुए पाओगे। जो पौधा होता है उसमें जो बीज, जो अंकुर हो रहा है, तो वो सत्व तत्व है, और वो बढ़ के पेड़ बन गया, रज तत्व है। और वो फिर सूख के वापस धरती में मिल गया, तो तमस तत्व है। इस प्रकार से ये तीन तत्व हमारी कण कण में प्रकृति के काम करते हैं। तो मनोमय कोश बना आपका।
मनोमय कोश जो बना, मन को सिग्नल कहाँ से मिलना था? ज्ञानेंद्रियों से। तो मनोमय कोश यानी मन, और इसको सिग्नल कहाँ से मिलना है? इन 5 आपकी आईज है, ईयर्स है, टंग है, स्किन है, नोज है, यहाँ से आपको 5 सेंसरी सिस्टम से मनोमय कोश को सिग्नल जाना है। मगर समस्या क्या आई कि अन्नमय कोश एक हार्डवेयर है, मनोमय कोश एक सॉफ्टवेयर है, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे थे। भी बहुत ज्यादा बातें नहीं की जा सकती इस विषय में। तो इन दोनों को कनेक्ट करना रियल का चैलेंज था, क्योंकि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कैसे इंटरफेस करें ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। और कहते हैं कि 70 युग इसी उधेड़ बुन में लग गए कि इस प्रोसेस को कैसे पूरा किया जाए। मगर कहते हैं ईश्वर के जो चौथे पुत्र थे निरंजन, उन्होंने इस कार्य को कर दिखाया, और उन्होंने बीच में एक कोश का निर्माण किया, जिस कोश को हम कहते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जब बनाया, उस प्राणमय कोश ने, क्योंकि प्राण जो है, आप देखिए, प्राण जो है आपका, आप इसे महसूस करते हैं। तो जब आप सांस अंदर लेते हैं, ये प्राण है। प्राण आपके शरीर में जाके फिर ये प्राण हमारे 72,000 नाड़ियों में जाता है, और नाड़ियों में जाके फिर ये फिजिकल चीज नहीं रहती, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और उस ऊर्जा से फिर क्या बनता है? उस ऊर्जा से फिर 4 प्रकार की वायु बनती है: समान, वयान, उदान, अपान। तो हमारे पूरे शरीर को, हर मोमेंट को, हर चीज को चलाती है। तो प्राण में कोश एक ऐसी खोज थी जो 70 युगों की मेहनत के बाद आई, प्राण में कोश, कि जिसने मनुष्य की रचना को पूरी कर दी। और जो एक मिट्टी का पुतला बना हुआ था, जो एक रोबोट की तरह बना हुआ था पूरा, और ये इंटरफेस नहीं हो पा रहा था, ये एक व्यक्ति ने इंटरफेस कर दिया, जिसे हम कुरान में, इस्लाम में इब्लिस बोलते हैं। तो ईश्वर ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई, क्योंकि कंप्लीट हो गया था ह्यूमन का डिजाइन। और जब वो ह्यूमन ने एंटर किया, तो हर किसी ने उठ के ताली बजाई। इट वॉज सच अ वंडरफुल क्रिएशन। कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी शक्ल पे बनाया था, है ना। हमारी जो ये पुरानी किताबें हैं, तौरेत वगैरह, यहूदी धर्म की और बाकी किताबें, इस्लामी रिलीजन की, ये बोलती हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी शक्ल पे बनाया। तो वो इतना सुंदर रचना बन के आई कि सबने खड़े होकर ताली बजाई। मगर जो उसके इंटरफेस करने वाले थे, निरंजन बाबा, वो नहीं खड़े हुए। तो ईश्वर ने पूछा, आप क्यों नहीं खड़े हुए? उन्होंने कहा कि मैं क्यों खड़ा हूँ, मैंने ही तो इसे बनाया है। बोले, लेकिन देखा नहीं कि ये मेरी शक्ल पे बना है। तो उन्होंने कहा कि जब आप ही मेरे सामने हैं, तो मैं आपकी शक्ल पे बने हुए व्यक्ति को क्यों सजदा करूं, मैं तो आपको ही कर लूंगा। परमपिता इस बात से नाराज हो गए, और वो कहानी फिर बहुत लंबी कहानी है, आप उसे जानते हैं। मगर मनुष्य जीवन की जो महत्ता है, जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, कि जब ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के साथ ये रचना पूरी हुई, तो ईश्वर ने इस रचना को, इस शरीर को जो हम सबको दिया है, जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं आज की तारीख में, बहुत ही खास मकसद के लिए बनाया है। ये ऐसे नहीं है कि चलो अभी एक दिन मूड हुआ और बना दिया। इसकी बड़ी कहानी है, जो हमें हर किसी को समझ में आनी चाहिए, कि मनुष्य होना, बीइंग अ ह्यूमन, कितने ज्यादा ब्लिसफुलनेस की बात है। तो इस प्रकार से अन्नमय कोश, जिसे फूड बॉडी कहते हैं, प्राणमय कोश जिसे एनर्जी बॉडी कहते हैं, मनोमय कोश जिसे इमोशनल बॉडी कहते हैं, विज्ञानमय कोश जिसे विजडम बॉडी कहते हैं, और आनंदमय कोश जिसे ब्लिस बॉडी कहते हैं। इन सारे शरीरों के अंदर हमारी आत्मा है, और फिर इनफाइनाइट यूनिटी कॉन्शियसनेस है। इस प्रकार से हमारे अस्तित्व का निर्माण हुआ है। जो आनंदमय कोश है हमारा, वो किससे बना है? आकाश तत्व से बना है। जो विज्ञानमय कोश है, वो किस तत्व से बना है? वो हमारे वायु तत्व से बना है। जो मनोमय कोश है, वो किस तत्व से बना है? वो हमारी अग्नि या तेज से बना है, तेजस तत्व से मिलकर बना है। जो प्राणमय कोश है, उसका एलिमेंट वाटर है।
और जो अन्नमय कोश है उसका एलिमेंट अर्थ है। इस प्रकार से ये 5 शरीरों के 5 एलिमेंट हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका प्राणमय कोश है, इस प्राणमय कोश में 1 मिनट के लिए मैं आपको, है ना, स्क्रीन हटा के बात करता हूँ थोड़ा सा। तो प्राणमय कोश को इनपुट कहाँ से मिलता है? वाइड नोस्ट्रिल से मिलता है। किसके रूप में मिलता है? सांसों के रूप में मिलता है। तो अगर आप चेक करेंगे, हम में से इस तरह से चेक करना है, दिस इज द करेक्ट वे टू चेक। तो आपका ये तो लेफ्ट या राइट नॉर्सिल एक बार में चल रहा होगा। ठीक है, जो आप लोग देखेंगे लेफ्ट चल रहा होगा या राइट चल रहा होगा। इनपुट जो जा रहा है, जो ये प्राण, जो सांस आ रही है, इस शरीर में जा रही है, प्राण में कोश में जा रही है। कंट्रोल किसको करती है ये? कंट्रोल जो करती है, ये जो कंट्रोल करती है ये प्राणमय कोश, ये आपके एक तरफ अन्नमय कोश को कंट्रोल करती है, एक तरफ मनोमय कोश को कंट्रोल करती है। ये अन्नमय कोश को कब कंट्रोल करती है? जब आप सांस अंदर भर के रोकते हो तो ये अन्नमय कोश को कंट्रोल करती है। और जब सांस बाहर निकाल के छोड़ देते हो और खाली सांस से बैठते हो तो ये मनोमय कोश को कंट्रोल करती है। आप सांस भर के सांस अंदर रोक लें तो आप शरीर से कोई भी कार्य कर सकते हैं, मजबूती के साथ कार्य कर सकते हैं। उस समय शरीर जो है वो आपका, वो मजबूत हो जाता है। और जब आप सांस बाहर निकाल देते हैं तो जैसे मुर्दा शांत हो जाता है, ऐसे मन शांत हो जाता है। सांस बाहर निकालने पर आपको मन में कोई विचार नहीं आते, और सांस अंदर भर के आ, मन में विचार तो आएंगे मगर शरीर स्थिर हो जाता है और आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो प्राण में कोश से आपके अन्नमय कोश और मनोमय कोश दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जिसने भी ये प्राणमय कोश बनाया, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरफेस करता है, ये एक कमाल का आइडिया था। और इस रहस्य को शिव सूर्योदय में भगवान शिव ने माँ शक्ति को बता दिया कि इस संसार को अगर कंट्रोल करना है तो वो प्राणों से कंट्रोल होगा। क्योंकि जिसका प्राणमय कोश कंट्रोल में आ गया उसका अन्नमय कोश कंट्रोल में आ जाएगा, और जिसका शरीर कंट्रोल में आ गया फिर उसका मन कंट्रोल में आ जाएगा। और जिसका मन कंट्रोल में आ जाएगा, अगर आप पीछे जाएं तो उसका विज्ञान में कोश कंट्रोल में आ जाएगा, यानी कि उसका अहंकार, चित्त और बुद्धि कंट्रोल में आ जाएगी। और जिसकी ये बुद्धि कंट्रोल में आ गई, उसका तीनों तत्व जो है सत रज तम, वो सामंजस्य में आ जाएंगे और उसका आनंदमय कोश कंट्रोल में आ जाएगा। और जिसका आनंद में कंट्रोल, कोश कंट्रोल में आ गया, वो दो से फिर एक होते हुए अल्टीमेटली इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में जाके समा जाएगा। तो इस सब को कौन करेगा? होगा कहाँ पे ये? प्राणमय कोश से। और प्राणमय कोश कैसे कंट्रोल होता है? स्वर के द्वारा। तो हमारे दो स्वर होते हैं, एक होता है लेफ्ट, जिसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, एक राइट जिसे पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक होती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी, जहां पे आप देखेंगे। इस प्रकार से हमारे स्पाइन के दोनों तरफ इस तरीके से लगी होती हैं। लेफ्ट को बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, राइट को बोलते हैं पिंगला नाड़ी, और जो इनके बीच से सीधी जा रही है इसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो कोई भी नाड़ी हमारी 2.5 घड़ी के लिए चलती है। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं और 2.5 मिनट में आपके 60 मिनट होते हैं। तो
आपकी 2.5 घड़ी यानी 1 घंटा ईड़ा नाड़ी चलती है, और 1 घंटा आपकी पिंगला नाड़ी चलती है। और इस सब के बीच में डिपेंड कि आपकी चेतना, अगर आपकी चेतना अन्नमय कोश पर है तो सुषुम्ना नाड़ी 4 मिनट चलेगी, और आनंदमय कोश पे है तो 4 सेकंड चलेगी। इसके बीच में आपकी चेतना जहां भी हो, 1 घंटे में आपकी सुषुम्ना नाड़ी इतनी देर के लिए जरूर चलती है। किसी की 1 मिनट, किसी की 2 मिनट, किसी की 3 मिनट, किसी की 4 मिनट। और अगर सुषुम्ना नाड़ी 4 मिनट से ज्यादा चल रही है तो निश्चित ही कोई ना कोई गड़बड़ आपके साथ हुई है या होने वाली है। जब भी सुषुम्ना नाड़ी चले, उस समय पे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कैसे पता चलता है सुषुम्ना नाड़ी चल रही है? सुषुम्ना नाड़ी का पता चलता है जब दोनों नाक में से या तो बराबर स्वर आ रहा हो, या दोनों नाक में से किसी से भी स्वर नहीं आ रहा हो, तो उस टाइम पे हमारी दोनों नाड़ियां चल रही होती है। उसको हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी चक्रास के बारे में। तो देखिए, जो प्राणमय कोश है जिसकी हमने बात की अभी, उस प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ी और 7 हमारे चक्र होते हैं। ये होते हैं प्राणमय कोश में। तो अगर कोई एमआरआई कराएगा, किसी प्रकार का स्कैन कराएगा, सर्जरी कराएगा, तो ये जो तत्व है आपको ये कभी नहीं दिखेंगे। क्योंकि जो आपके चक्र हैं और जो आपकी नाड़ियां हैं वो फिजिकल बॉडी का पार्ट ही नहीं है, मगर ये आपकी प्राणिक बॉडी का पार्ट है। कौन कौन से हैं? मूल चक्र है, सबसे टिप पे है आपका। 7 चक्राज है हमारे, जहाँ पे हमारी कोसेक्स यानी कि रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, और बैठते जब हम तो हमारा सबसे नीचे का हिस्सा जो टिकता है वहां पे मूल चक्र होता है। उससे ऊपर फिर 8 अंगुल ऊपर हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। फिर 8 अंगुल ऊपर हमारा मणिपुर चक्र होता है, और लगभग 1 फीट ऊपर फिर हमारा अनाहत हृदय चक्र होता है। और उससे फिर बिल्कुल गले के बीच में हमारा विशुद्धि या थ्रोट चक्र होता है। और दोनों भुवों के बीच में, यहाँ आंखों के बीच में हमारा आज्ञा चक्र होता है। सिर के सबसे ऊपर के पॉइंट पे हमारा सहस्रार चक्र होता है। वैसे तो शरीर में 114 चक्र होते हैं, जिनमें से 2 नॉन फिजिकल है तो 112 होते हैं। और अलग अलग पद्धतियों में हमने अलग अलग चक्राज के बारे में सुना है, मगर ये मोटे मोटे यही 7 चक्र होते हैं। और ये हमारी स्पाइन पर बिल्कुल पीछे की साइड में, स्पाइन पे ऐसे 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 इस तरह के वर्टेक्स होते हैं। ये जैसे ऐसे घूमता है ना, एनर्जी को सक करता है, ऐसे घूमता है तो बाहर निकालता है, तो इस तरह के वर्टेक्स होते हैं ये। कब दिखते हैं ये तब दिखते हैं जब हम प्राणिक शरीर को देखने लगते हैं। ये ऐसे नहीं दिखेंगे आपको। नाड़ी शोधन का जब अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे अभ्यासियों को वहां पे अलग अलग रंग कलर की लाइट दिखती है। जब ज्यादा हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, तो बाद में हमें हमें हमारे चक्रास भी दिखने लगते हैं, उनका कलर दिखने लगता है, ओपनिंग उनकी दिखने लगती है, कितने ओपन है, कितने क्लोज है, बैलेंस है या नहीं है, वो सारे के सारे आपको दिखने लगते हैं। जो मूल चक्र है आपका, वो क्या करता है? वो आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं वो वहां से फुलफिल होते हैं, मूलधार चक्र से। स्वादिष्ठान चक्र क्या करता है? स्वादिष्ठान चक्र रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है, वो क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार है। किसी को डांस आता है, आर्ट आता है, कोई विद्या है किसी के पास, तो वो स्वादिष्ठान चक्र से आती है। मणिपुर चक्र से क्या आती है? समझदारी आती है हमारे अंदर, और पावर आती है ना। जिनकी पावर ज्यादा होती है तो वो बड़े नेता, मंत्री या फिर वो राजा होते हैं मणिपुर चक्र वाले। अनाहत चक्र से क्या आती है? हीलिंग पावर आती है, प्रेम आता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है अनाहत चक्र से। और थ्रोट चक्र से क्या आता है? कम्युनिकेशन हमारा आता है ना। तो जिनका थ्रोट चक्र में दिक्कत होता है उनको थायराइड की प्रॉब्लम होना, टॉन्सिल की प्रॉब्लम होना, या हकलाने की प्रॉब्लम होना, स्टमरिंग जो होती है आपकी, वो कहाँ से आती है? थ्रोट चक्र में अगर दिक्कत हो जाए। और आदमी जो डरता नहीं है, निडर होके बोलता है और हमेशा सच बोलता है और साफ बोलता है, वो विशुद्धि चक्र से आती है। आज्ञा चक्र, जिसे अंजना चक्र भी कहते हैं, वहां से इंट्यूशन आता है, वहां से लीडरशिप आती है,
वहां पे आदमी खड़ा होकर जो भी बोल दे, करोड़ों आदमी उसकी बात सुनने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी करोड़ों आदमी बात मानते हो और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो आप समझे कि उसका आज्ञा चक्र जो है वो बहुत स्ट्रोंग है। तो कुछ बड़े राजनेताओं का जो इतिहास में कभी कभी पैदा होते हैं, या महान संतों का, ये आज्ञा आज्ञा चक्र एक्टिव होता है। और सहस्रार चक्र क्या होता है? वो स्पिरिचुअलिटी का पॉइंट है, महासूर्य का पॉइंट है, वो शरीर का पॉइंट नहीं है बेसिकली। और जो हमारा कनेक्शन प्राणमय कोश से मनोमय कोश के थ्रू विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से होता है, तो सहस्रार चक्र खुलने लगता है। ये बहुत आगे की बात है। इस प्रकार से हम बेसिक 5 चक्रों की बात करते हैं। मूलधार, मूलधार चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र एंड विशुद्धि चक्र। इन चक्रों की बात करेंगे, ऊपर के चक्रों की बात इस विद्या में हम ज्यादा नहीं करते हैं। तो अगर इनकी आप 5 की बात करो, तो जो आपका मूल चक्र है, जो सबसे नीचे का चक्र है, जिसका एलिमेंट होता है अर्थ, तो अगर ये गड़बड़ हो जाए, अगर ये किसी आदमी का खराब हो जाए, तो उसके अंदर लोभ, लालच, उसका पैसा मुझे मिल जाए, रिश्वत लेना, इसका पैसा, पुलिस का डर, चोरों का डर, हर हजार प्रकार के डर कहाँ से आते हैं? लोभ से आते हैं। जिसके अंदर लोभ ज्यादा है, उसका कौन सा चक्र गड़बड़ होता है? उसका मूल चक्र गड़बड़ होता है। जिसके अंदर काम की भावना ज्यादा है, उसका कौन सा चक्र गड़बड़ होता है? स्वादिष्ठान चक्र होता है। काम मतलब भोगने की लालसा, दूसरे की गाड़ी देखकर, दूसरे की स्त्री देखकर, दूसरे का धन देखकर ईर्ष्या की भावना अंदर आना, और मौज मस्ती में ज्यादा लगे रहना, लिक्वर लेना, हर दिन जो है नशीले पदार्थों का सेवन करना। ये सारी चीजें कहाँ से, ये काम की जो भावनाएं कहाँ से आती हैं? आपकी स्वादिष्ठान चक्र से आती हैं। कब आती हैं? जब हमारा स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ हो जाता है। क्रोध कब आता है? क्रोध आता है जब हमारा मणिपुर चक्र गड़बड़ हो जाता है। मणिपुर चक्र के गड़बड़ होने से आदमी के अंदर क्रोध की भावना बढ़ती है। मोह की भावना कब बढ़ती है? जब उसका, आपका हार्ट चक्र गड़बड़ हो जाता है। तो हार्ट चक्र बेसिकली क्या है? वो वसुधैव कुटुंबकम है, सारी दुनिया को एक समान प्यार करने का है। मगर अगर हार्ट चक्र गड़बड़ हो गया, तो आदमी सारी दुनिया को प्यार नहीं करता, मोह में आ जाता है, सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाता। जो उसके मित्र हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनका नाजायज फेवर लेगा, मोह में पड़ा रहेगा उनके, और न्यायपूर्ण बात नहीं कहेगा। ऐसे लोगों का हार्ट चक्र बंद होता है। अहंकार की भावना कहाँ से आती है? अहंकार की भावना आपकी आती है आकाश तत्व के खराब हो जाने से, और ये आती है आपकी विशुद्धि चक्र से आती है, जहाँ पे आदमी अहंकार की भाषा बोलने लगता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो व्यक्ति के अंदर ये 5 अवगुण हैं, ये इन्हीं 5 तत्वों के खराब होने से आते हैं। तो इसमें स्वर विज्ञान कैसे काम कर सकता है? स्वर विज्ञान क्योंकि आपका प्राणिक बॉडी पे काम करता है, और प्राणिक बॉडी के प्योर हो जाने से आपके सारे के सारे जो चक्राज हैं, वो वहीं से कंट्रोल हो जाते हैं। कैसे कंट्रोल हो जाते हैं, इसका एक अलग कोर्स डिटेल में होता है, किस कौन से चक्र का किससे क्या रिलेशन है, और कैसे ये सब ठीक होते हैं, वो अभी विषय नहीं है। मगर स्वर विज्ञान से, स्वर विज्ञान से, अगर आप स्वर विज्ञान के हिसाब से अभ्यास करें, चीजों को करें और नाड़ी शोधन करें, तो ये सारे अवगुण आपसे दूर हो जाते हैं। है ना? इसी, ये जो 5 आपके बेसिक एलिमेंट है ना, इन्हीं से अगर हम शरीर के लेवल पे बात करें, बेसिक लेवल पे बात करें, जैसे मन के लेवल पे हमने देखा था सतरज स्तंभ आए थे, तो शरीर के लेवल पे यही तत्व मिलके आपके वात, पित्त और कफ बनाते हैं। स्पेस और एयर से क्या बनता है? वात बनता है। फायर और वाटर से क्या बनता है? पित्त बनता है। वाटर और अर्थ से क्या बनता है? कफ बनता है। हम में से हर किसी की प्रकृति अलग होती है। किसी की वात होगी, किसी की पित्त होगी, किसी की कफ होगी, किसी की वात पित्त होगी, किसी की पित्त कफ होगी, किसी की वात कफ होगी। फिर इनकी अलग अलग परसेंटेज होती है। तो दुनिया में कोई भी दो आदमियों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। यही वजह है कि कुछ लोगों को नींबू पानी पीने के बाद बहुत आराम होता है, कुछ लोगों को सर में दर्द हो जाता है या शरीर गिरा हुआ महसूस होता है। मगर डॉक्टर क्या करता है? सबको नारियल पानी, नींबू पानी, वो प्रकृति के बारे में बात नहीं करते। हमें स्वर विज्ञान में, हम में से हर किसी को अपनी प्रकृति जरूर पता होनी चाहिए, और प्रकृति के साथ ये पता होना चाहिए क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है,
किस प्रकार के लोगों को किस प्रकार की चीजों का सेवन करना चाहिए, कैसे जीवन शैली रखनी चाहिए। देखकर कैसे पहचान होती है, मोटा मोटा बता देता हूँ। जो लोग भारी होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं, बड़ा शरीर होता है, धीरे धीरे चलता है, और गुस्सा कम करते हैं, हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा सोते हैं, और आंखें जिनकी सफेद होती है, ये कफ प्रकृति के लोग होते हैं। पित्त प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? इनकी हाइट कफ वालों से कम होती है, बढ़ती उम्र में इनके बाल भी उड़ जाते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं, एक्टिव बहुत ज्यादा रहते हैं, और खाना इनको खूब सारा चाहिए होता है, खूब सारा काम भी करते हैं, और शरीर में इनके एसिड ज्यादा बनता है, और कुछ ना कुछ इनके पिंपल्स वगैरह कुछ ना कहीं निकले रहते हैं। वो पित्त प्रकृति। और वात प्रकृति के लोग कौन से होते हैं? दुबले पतले होते हैं, दांत जिनके अनिवन होते हैं, बाल रूखे होते हैं, मौसम चेंज होने पे हाथ की त्वचा उतरने लगती है, और एक जगह ज्यादा देर नहीं बैठते। अभी कुछ काम करेंगे, बीच में छोड़ के दूसरा शुरू कर देंगे, बातें ज्यादा करेंगे, और फिलोसफिकल बातें करेंगे। एक जैसा इनका कभी ज्यादा सो नींद आती है, कभी अच्छी आ जाएगी, कभी कम आ जाएगी, डाइजेशन सिस्टम एक सा नहीं रहता है, वो वात प्रकृति के लोग रहते हैं। तो वात प्रकृति के लोगों को सूखी चीजों का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो प्रकृति की के लोगों को ज्यादा मसाले, गरम मसाले और ज्यादा उत्तेजक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कफ प्रकृति के लोगों को ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें भी आपके स्वर विद्या में जब आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हो तो प्रोमिनेंट होकर वहां पे आती है। तो प्राणमय कोश में क्या है? 3.5 लाख नाड़ियां हैं, जिनमें से 72,000 नाड़ियां आपके सिग्निफिकेंट है। तो अगर एक चक्र पे आप 12,000 नाड़ी की कल्पना करें तो पूरे शरीर में आपके 72,000 नाड़ी होती है, जिनमें से लगभग 25,000 नाड़ियां तो आपके अकेले स्टमक एरिया में होती है। इन्हीं नाड़ियों के थ्रू ही जब माँ के पेट में हम सांस नहीं ले पाते तो इन्हीं नाड़ियों के थ्रू नाभि से जो नाल जुड़ी होती है माँ से, उसी के द्वारा हमें पूरा पोषण मिलता है। तो ये 72,000 नाड़ियां हैं, ये पैदा होने के बाद और कोड कटने के बाद फिर ये इनएक्टिव हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, मगर ये पोषण बाहर से बंद हो जाता है, हमारा अंदर से हमारे जो नाभि चक्र है वहां से पोषण होता रहता है। इन 72,000 नाड़ियों में से जो भी नाड़ियां बंद हो जाएं हमारी, तो उस जगह पे हमारी प्राण ऊर्जा जाना बंद हो जाती है, और वहीं पे हम बीमार होने लगते हैं। आपका लीवर की परेशानी है, घुटनों में दर्द की परेशानी है, नीचे एडी में दर्द हो रहा है आपके, है ना, सोल में दर्द हो रहा है, काफ मसल काफ में दर्द हो रहा है, घुटनों में कुछ परेशानी है, दांत का दर्द है, आंखों की परेशानी है, शोल्डर पेन है, तो आप ये मान लें कि 100% उस जगह पे जो आपकी 72,000 नाड़ियों में से जो नाड़ी जा रही थी उसमें प्राण ऊर्जा नहीं जा रही है। तो स्टार्टिंग में आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर बोलेगा स्कैन में तो कुछ आ नहीं रहा है, टेस्ट में तो कुछ आ नहीं रहा है, टेस्ट में नहीं आ रहा है, मगर क्योंकि टेस्ट जो है वो आपका नाड़ियों की जो ब्लॉकेज है वो टेस्ट में नहीं आती, वो स्कैन में नहीं आती, वो तो जो शरीर पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, बीमारी बढ़ जाती है, तो वो शरीर पे फिर रिफ्लेक्ट होती है, वहीं से आपके एलोपैथी डॉक्टर टेस्ट देख के और स्कैन देख के आपको बताते हैं हाँ आप बीमार हो गए। बीमारी तो आपके ओरा में 6 महीने पहले और आपकी नाड़ियों में 3 महीना पहले आ चुकी है, उसके बाद तो वो शरीर के लेवल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। तो अगर हमारी नाड़ियां शुद्ध रहें, अगर हम दिनचर्या को, जीवन को स्वर के हिसाब से चलाएं और बनाएं, तो मैं फोन बंद कर दूं 1 मिनट, तो आप देखेंगे कि नाड़ियां अगर शुद्ध हैं, नाड़ियों में अगर प्राण ऊर्जा पूर्णतया बह रही है, तो कोई रोग किसी लेवल पे, ना मानसिक बीमारी ना शारीरिक बीमारी हमें कभी होगी ही नहीं। कब होती है हमारी नाड़ियां ब्लॉकेज? मदिरा सेवन करने से, शराब पीने से, नशीली वस्तुओं का सेवन करने से, नॉन वेज खाने से, घर से बाहर का ऐसा खाना खाने से जिसमें जो रिफाइंड वगैरह है वो चर्बी वगैरह से, डिटर्जेंट या गंदी चीजों से मिलके बनाया होता है। और कई बार गंदे विचारों से, मन में अगर गंदे विचार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनमें से अगर किसी भी भावना से प्रेरित हमारे विचार है तो भी हमारी नाड़ियां ब्लॉकेज हो जाती है। ये कारण है हमारी नाड़ियों को ब्लॉकेज होने के। तो स्वर साधना अगर आप करना चाहते हो तो आपको इन सारी चीजों से दूर रहना पड़ेगा। फिर आपके लिए ये वेपन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बन जाता है।
नहीं तो बेसिक लेवल पे आप यही बोलोगे फिर आके कि सर पहले तो बहुत अच्छा काम कर रहा था शुरू शुरू में, अभी जब मैंने ये आपका स्वर चेक करके कोई काम करता हूँ तो अब ये उतना अच्छा काम नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि नाड़ी उतनी शुद्ध नहीं होती। हम मान लीजिए, मैं आपसे कहता हूँ कि नहाने के टाइम पे आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए, और आपका जब आप यूरिन के लिए जा रहे हो तो आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, दिन में आपकी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, रात में आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, मगर नहीं चल रही है। जब आप घर से बाहर निकले तो चंद्र नाड़ी को चलनी चाहिए, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, बॉस के कमरे में जा रहे हैं तो जो जो अपनी नाड़ी चल रही है उसी साइड में जाके खड़े होना चाहिए। मगर आप देख रहे हैं कि कुर्सी ऐसी जगह पड़ी है जहाँ पे आप अपने हिसाब से नहीं बैठ सकते, तो आपको वहां पे स्वर को चेंज करने की जरूरत होती है। स्वर को कैसे चेंज करते हैं? बॉडी की पोजीशन को चेंज कर ले, जिधर का स्वर चल रहा है उधर ज्यादा वजन दे दे, तो आपका ना स्वर चेंज हो जाएगा, है ना। हीट या कोल्ड एप्लीकेशन से, ठंडे गर्म पानी में पैर रखने से, मुंह धोने से चेंज हो जाता है। खाने पीने में चेंज करने से चेंज हो जाता है। इंटेंशनल ब्रीदिंग करने से चेंज हो जाता है। उसका एक तरीका होता है इंटेंशनल ब्रीदिंग का, जिससे स्वर चेंज हो जाता है। घी लगाने से, नाक में घी लगाने से या घी खाने से आपकी जो है ईड़ा नाड़ी चलने लगती है, और शहद खाने से पिंगला यानी कि दाई वाली नाड़ी चलने लगती है। कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे बॉल होती है पेनिस वाली, तो उसको लगा लें तो भी जिधर लगा लेंगे उधर का स्वर बंद हो जाता है। ब्रह्मदंड लेके चलते थे पहले ऋषि, वो उसी से स्वर को कंट्रोल कर लेते थे, है ना। अगर चंदन का परफ्यूम लगा जाए तो ये तुरंत तुरंत चेंज हो जाता है। जगह चेंज कराने से भी हो जाता है। रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम करने से भी आपका स्वर जो है वो चेंज हो जाता है। अब आपको बताएंगे इसके अंत में सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसके बाद प्रश्न और उत्तर लेंगे आपके, कि हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी है। वो ध्यान से सुनना है इसको। सबसे पहले तो कोशिश करें कि सुबह एक मुहूर्त यानी 48 मिनट पहले सूर्य उदय से उठ जाए। उठने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करें कि आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं, और आपके सारे फैमिली मेंबर स्वस्थ हैं। फिर सभी क्रिएचर्स की हार्ट चक्रा पे अपने फोकस को ले जाके वेल बीइंग की प्रार्थना करें। फिर जो आपका ड्रीम है, उसको, जो गोल है आपको, उसका मैनिफेस्टेशन करें, उसको दिमाग में सोचें, और उसको ग्रेटिट्यूड और स्माइल के साथ अपने ड्रीम को यूनिवर्स को हैंड ओवर कर दें। फिर अपना स्वर चेक करें, और मून कैलेंडर के हिसाब से अपना स्वर चेक करें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जो भी आपका स्वर चल रहा है, अगर वो मून कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, तो जो पहले मेथड्स बनाए हैं उस स्वर को चेंज कर लें। चेंज करने के बाद, अच्छा, इससे आगे की स्लाइड गायब हो गई, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, अगर स्वर आपके हिसाब से नहीं तो इसे चेंज कर ले। और चेंज करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका स्वर उस दिन के हिसाब से चलना चाहिए था, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर, ईड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी, आपको करना ये है कि उसी नाड़ी से गहरा सांस लेके, मान लो जो दिन है वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हिसाब से आपका ईड़ा नाड़ी का था, तो ईड़ा नाड़ी से सांस अंदर भर के, और वही पैर बिस्तर से पहले नीचे उतारना है, फिर दूसरे पैर के साथ खड़े होना है, और फिर आप चाहे तो सांस ले सकते हैं, और वहां सांस लेके ऐसे प्रार्थना करके ईश्वर से धन्यवाद करके फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। ये एक टेबल है जो आपको ये बताती है कि शुक्ल पक्ष या चंद्र पक्ष में, जैसे शुक्ल पक्ष में आपका क्या है, सनराइज पे ईड़ा नाड़ी चलती है, अगले दिन 20 मिनट पहले चलती है, फिर 40 मिनट पहले चलती है। कंवर है अभी ग्रुप में, उन्होंने बहुत ही सुंदर सॉफ्टवेयर बनाया है जो ऑटोमेटिकली किसी भी प्लेस पे ये बता देता है कि कब ईड़ा चलेगी और कब पिंगला चलेगी, और वो ग्रुप पे शेयर भी करते हैं कि ईड़ा चलनी चाहिए या पिंगला। ऐसे ही उन्होंने फिर ये आपका कृष्ण पक्ष का भी पूरा का पूरा बनाया है। हर दिन आपको
इस चीज का इंडिकेशन भी मिलता है। और पूरा चार्ट भी आपका रहता है कि ईड़ा चलनी चाहिए या पिंगला चलनी चाहिए। तो आपकी कृष्ण पक्ष में शुरू के 3 दिन पिंगला, फिर 3 दिन ईड़ा, फिर पिंगला, फिर ईड़ा, इस प्रकार से चलनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन आपकी ईड़ा चलनी चाहिए, फिर अगले 3 दिन पिंगला चलनी चाहिए। इस प्रकार से ये एक साइकिल होती है जिसके हिसाब से स्वर चलता है। ठीक है। अब आप लोग जो है कोई भी प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं। जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी। जो लोग पूछ रहे हैं मैं थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ। जिसको भी सवाल पूछना है वो पहले हाथ खड़ा करेगा। बहन स्मिता हमारी पुरानी स्टूडेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो नए लोगों को मौका दें, मगर एक दो सवाल पूछ सकते हैं। इससे थोड़ा सा नए पार्टिसिपेंट्स को चांस मिलेगा। तो स्मिता बहन बताएं क्या सवाल पूछ रही है। मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। और बाकी जिसको भी सवाल पूछना है पहले हैंड रेज करेगा फिर सवाल पूछेगा। हाँ, थैंक यू कुमार जी। ये एक क्वेश्चन था, ये लास्ट स्लाइड के ही ऊपर, एकदम लास्ट स्लाइड, कि जो तिथि होती है वो डे के हिसाब से भी होती है, लेकिन वो जो मैंने पूछा था ग्रुप में, वो येलो जो एक्सेल शीट्स था, वो मेरे को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि तिथि सिर्फ दिन के हिसाब से होती है, लेकिन ज्यादातर तो बता रहे हैं कि तिथि घंटे के हिसाब से भी बदलती रहती है। तो आपने कहा था कि हाँ, अगर आप दोपहर को उठते हो तो उसके हिसाब से मैच करो। तो वो तो फिर मतलब कि तिथि तो हमको बताया गया, वो तो सिर्फ दिन के हिसाब से बताया गया, लेकिन ये तो आप घंटे के हिसाब से भी जा रहे हैं। तो अगर मैच हो गए तो चलेगा क्या उसके हिसाब से? देखिए, अगर आप मतलब बहुत काम बिल्कुल करना है बेसिक, तो। हाँ बेसिक लेवल पे आए तो आपको दिन के हिसाब से अपना स्वर चेक चेक कर लेना चाहिए। मंडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे जब आप सो के उठे तो ईड़ा स्वर चलना चाहिए। संडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे को आपका पिंगला स्वर चलना चाहिए। ये एक हिसाब है। अगर आप इस पे चलते हैं तो आप इस पे चलिए, कोई कोई समस्या नहीं है। मगर जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, एडवांस लेवल पे जाते हैं, तो फिर आपको मून कैलेंडर को फॉलो करना पड़ेगा। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा आप सूर्योदय से कितना पहले उठ रहे हैं, कितना बाद में उठ रहे हैं। और जो भी मगर उसमें बात ये है स्मिता बहन की, आप अगर सुबह 9 बजे सो के उठते हैं तो फिर 9 बजे ही उठे। कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसमें, रोज रोज आप अलग टाइम पे ना उठे। 10-15 मिनट आगे पीछे चल जाता है तो उससे फिर फायदा होता है। तो मून कैलेंडर आप नहीं तो। फॉलो कर सकते हैं निश्चित रूप से, मगर वो फिर आपको एक दिन पहले देख के पूरा महीने का बल्कि आपको देखना होता है कि मेरा कल कौन सा चलेगा, वो पहले से आपके पास होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग समझो कि 12 बजे उठे, 9 बजे के बदले, तो उसके हिसाब से फिर कैसे होगा फिर कैलेंडर? तो आपको अगर आप 12 बजे उठे हैं तो 5 मिनट उठ के पहले हिसाब लगाइए। वो कंवर तो ग्रुप में डाल देते हैं ना कैलेंडर, उसके अच्छा। हिसाब से आप देखिए कि आपका कौन सा चलना चाहिए। 5 मिनट आपको पहले इसका हिसाब रखना पड़ेगा। अदरवाइज तो आप कोशिश करें कि अगर आपको 12 बजे उठना है तो प्लान करके 12 बजे उठें और एक दिन पहले उसे होमवर्क को करके सोएं। अच्छा अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कुमार जी आपका, वो बोल रहे थे कि स्वर का, अगर आप मीटिंग में जा रहे हो और बैठने को आपको फ्रीडम नहीं है कि आप कौन से साइड बैठे हो, तो आपने कहा था भरे हुए सुर में, क्या वो मुझे समझ में नहीं आया, भरे हुए सुर में? नहीं वो बहन देखिए, वो एडवांस कोर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे लोग ना कंफ्यूज होंगे, मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा उसका जवाब। फिर कंफ्यूजन होता है। नहीं, वो स्लाइड के ऊपर बेस्ड था वो। हाँ हाँ, वो वो आपके स्लाइड के ऊपर बेस्ड। वो बता दूंगा मैं आपको। बिना वो फिर एक अलग ही टॉपिक चलता है। हाँ, हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है वो सुशील जी बताएं। मीटिंग वाला। हाँ। मैं बात करूंगा आपसे अभी स्मिता बहन, मैं जरा इन सुशील जी की बात ले लेता हूँ। श्योर हाँ, श्योर श्योर श्योर, सुशील जी थैंक यू। बताइए। आप अपना सुशील जी माइक ऑन कर लें और बताएं। आवाज आ रही है मेरी? बताइए बताइए। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा मुंह के पास लाके उसको तेज से बोले। हेलो। हाँ हाँ बताइए। आवाज आ रही है मेरी? आप अपना तब तक माइक ठीक करें। इनसे आगे जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, चिंचल क्या नाम है, सुचित्रा जी। सुचित्रा जी बताइए। माइक ऑन करें, आप पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर।
मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नॉलेज मिल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी तो जी अभी आपने जो शेयर किया ना शुक्ल पक्ष का कैलेंडर, जी। उसमें जो 20 मिनट्स बिफोर सनराइज, 20 मिनट्स ऐसे कुछ सब दिया है, वो वैसा कृष्ण पक्ष का नहीं मिल सकता क्या सर? बिल्कुल मिल सकता है, कृष्ण पक्ष में भी वैसा ही था, वो मैं थोड़ा जल्दी से उसको चला गया। जरा फिर से वो डाल देंगे सर? नहीं नहीं, वो डाल दूंगा मैं, आप चिंता ना करें। और उसे और अभी ऐसे 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 आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें, क्योंकि हम लोग जो 2-2 महीने से लगे हुए हैं, उन्हें भी कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक चीजों पे ही अपना इनको करना चाहते हैं, फिर दिन के हिसाब से करें, क्योंकि वो केवल 20 मिनट कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का नहीं है, वो शहर के हिसाब से भी बदल जाता है, सिटी के हिसाब से भी। अच्छा 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 सर। जी ठीक है जी। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। और बताएं, और कोई सवाल किसी को पूछना है तो पूछें। जी सोनाली जी बताइए, अपना माइक ऑन कर लें आप। कैसे किया जा सकता है? जी बताइए। मन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? मेरी मन कुछ को वीडियो कंट्रोल है। कैसे करेंगे? हाँ, वीडियोज हैं, 3 वीडियोज हैं जो यूट्यूब पे हैं नाड़ी शोधन के बारे में। आप उसे वीडियोज को जाके हाँ। देख सकते हैं ना, क्योंकि एडवांस कोर्स में तो फिर उसकी जो है पर वीक हम एक सेशन कराते हैं, 21 दिन का रहता है, 7-7 दिन का। हाँ। बाकी अगर बेसिक्स पे आप करना चाहते हो तो वहाँ पे अवेलेबल है, एक बार उसे देखते हैं आप, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे बात कर लेना ग्रुप। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके। जी, और कोई सवाल है तो पूछें, फिर सेशन को बाइंड अप करेंगे। हेलो सर। हाँ जी। आपने मैंने फर्स्ट टाइम ये अटेंड किया है। और दुष्यंत जी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली मेरा हैंड रेस का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। है कोई बात नहीं, हाँ। हाँ ये तो मैसेज में दिख गया, मुझे मैसेज में दिख गया, जी जी जी। हाँ तो मैंने 2 बार ट्राई किया एक्चुअली। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। अभी ये जो स्वर विज्ञान है, ये वो विज्ञान भैरव जो बुक है उसमें जी से आता है या कोई अलग जगह से आता है? देखिए, जैन धर्म में 3 किताबें उसकी हैं, और शिव शौर्योदय जो है वो सबसे पुरानी किताब इसकी है। इस पे टिप्पणियां बड़ी उपलब्ध हैं, आप अमेजन पे अगर जाएंगे तो वहां पे शिव शौर्योदय खरीद लें। कई लोगों की टिप्पणियां हैं उस पे, संस्कृत के श्लोक तो वो समझ में नहीं आते, मगर वो चीजें समझ में आ जाती है। वहां से आप कोई भी बुक ले लें तो आप उसमें देख सकते हैं, शिव शौर्योदय पे होना चाहिए। क्योंकि मन और बॉडी का कनेक्शन अपने श्वास से होता है, ये बिल्कुल सुना है। बिल्कुल। जी जी। बट अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा बुक या प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, आपको इसे अच्छे से सीखना चाहिए, मैं समझता हूँ। और हम्म, जो है, क्योंकि किताब पढ़ के भी मैं भी काफी दिन तक किताबें पढ़ता रहा। फिर जब मैंने गुरुजी से सीखा, राजेंद्र जैन जी से, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर भी हुई। तो सीखने से थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है, अगर आपको बहुत अच्छे से करना है। बाकी बेसिक उतना ही होता है जितना मैंने आपको बताया, उतना भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका कार्य जो है वो ठीक से होता रहेगा। आपने सुबह के टाइम पे एक बार अगर सही स्वर में उठ गए ना, जो स्वर आपका चल रहा है उधर से उसको भर के अंदर, और वही पैर बाहर निकाल के उठ गए, तो पूरा दिन आपका सही गुजर जाता है। अच्छा, मतलब सीखना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा। अगर आपको बहुत अच्छे, देखिए नाड़ी शोधन दिन में 4 बार करना होता है, अगर आपको स्वर देवज्ञ बनना है तो। सुबह 5 बजे, दिन में 11 बजे, शाम के 5 बजे, रात को 11 बजे। पर क्योंकि हम उतने फ्री नहीं रहते हैं, तो सुबह 5 बजे एक बार कर लें, और शाम को 5 बजे 2 बार दूसरी बार कर लें। उतना भी नहीं कर सकते तो सुबह 5 बजे एक बार कर लें। उसका जो प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल आपका मैंने यूट्यूब पे वीडियो में भी डाला है। बाकी जो उसका एडवांस प्रोटोकॉल है, वो भी हम लोग बताते हैं। वो आपको अगर नाड़ी शोधन नहीं करेंगे तो नाड़ी फिर रिजल्ट आपको उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप शराब नहीं छोड़ सकते हैं,
मीट वगैरह नहीं छोड़ सकते हैं, झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते, रिश्वत लेना नहीं छोड़ सकते, तो फिर इस फील्ड में आने से कोई फायदा नहीं है, फिर स्वर कोई फायदा नहीं करने वाला हम्म। पर सर ये जो अपना ये श्वास पे जो काम होता है, मतलब नाड़ी पे, तो हम स्पिरिचुअल, अगर कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं तो अपनी मन की दशा सुधरती है, ठीक है, तो है जी। उससे फर्क पड़ता है, या फिर ये अलग रास्ता है? मतलब अपना अपना कल्याण करने के लिए कोई स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, उससे जो फर्क पड़ता है और इससे जो फर्क पड़ता है, उसमें क्या अंतर है सर? क्योंकि आप मनोदशा देखिए, बदलती। देखिए आप एक एक चीज चीज को समझें कि बुक से आपको ज्ञान मिला, ज्ञान को अभ्यास में लाना पड़ेगा ना आपको। अगर बच्चा आपका केवल किताब पढ़े, डॉक्टर की किताब पढ़ के डॉक्टर तो नहीं बन सकता ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, उसको सीखना पड़ेगा। ऐसे हम्म। ही सब्जी काटने से खाना नहीं बनेगा ना, खाली बर्तन धोने से नहीं बनेगा, तो वो एक प्रोसेस करना होता है। आपको हम्म। पढ़ने से आपको क्या है कि ये पता लगता है आपकी आपको करना क्या है, किताबें आपको यही तो बताती है करना क्या है, मगर करना तो आपको पड़ेगा ना। हम्म। तो वो जो जब कर्म में कोई चीज अभ्यास में आती है तब उसका फायदा होता है, तो अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, अभ्यास करेंगे तो आपको फायदा होगा। जी अंकित जी बताइए क्या कहना चाहते हैं, माइक थैंक ऑन यू करें। सर। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अंकित जी। जी, सर मुझे ये पूछना था कि स्वर विद्या से क्या हम वेट लॉस में भी हमको हेल्प मिल सकती है? डायरेक्टली बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, मगर जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो उससे जरूर आपको हेल्प मिलेगी। और कुछ भी खाते पीने के टाइम पे ना आप स्वर का ध्यान हमेशा रखें, ठीक है। ओके, ठीक फिर है वो सर। अभी इस कोर्स का पार्ट नहीं है, कुछ हमारी ना मुद्राएं होती हैं, जैसे ये एक जल मुद्रा होती है ये वाली, ओके, और एक ये मुद्रा होती है, ये भी आपको मोटापा कंट्रोल करने में, इसका प्रोटोकॉल हम बताते भी हैं, ये आपको मोटापा कंट्रोल करने में फायदा करेगी। ओके, ठीक है सर। नाड़ी शोधन का जो वीडियो है वो आपकी आरडी न्यूमरोलॉजी चैनल पे अवेलेबल है क्या? हाँ नाड़ी हाँ शोधन दो का तीन, डिटेल हाँ वीडियो। जी, हाँ जी, दो जी, दो तीन वीडियो अवेलेबल है वहाँ। ओके, ठीक है सर। नमस्कार। नमस्कार। जी प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं, माइक ऑन करें अपना। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वही नारी नारी शोधन के लिए वो आपको वीडियो तो उसमें प्रैक्टिस कर सकता है ना, हाँ तो ही जो प्रैक्टिस करने से यूट्यूब हो में जाएगा। हो जाएगा ना। और कोई प्राणायाम भी उसमें है क्या? हाँ नहीं, वो फिर अपना एक एडवांस होता है जिसमें आपको जो है 7 7 डेज पे करना होता है, मगर उसकी जरूरत नहीं है। आप अगर आप बेसिक काम कर रहे हैं तो इसी से भी कर सकते हैं। जी मतलब प्रकाश जी यूट्यूब से बताइए। देखने से हो जाएगा? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी सर। मीनाक्षी नमस्कार सर। बहन बताएं, माइक ऑन करें अपना, मीनाक्षी जैन जी। जी जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन लगा। और जी मैं पिछले आपके 2 3 सेशन मैंने अटेंड किए, और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे उसका फायदा भी मिल रहा है। और जी जी। दूसरा प्रश्न मेरा ये था सर कि आपने जैन धर्म के 3 ग्रंथ, 3 किताबों की बात की है, तो मैं जान सकती हूँ उनके नाम? मैं आपको आज लिख के भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, मतलब पर्सनली भेज दूंगा। जी सर, जी सर। जी थैंक जी। यू। जी जी। थैंक यू सर। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए। इसके अलावा भी कोई अगर प्रश्न है तो आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। वेरी मच सर। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड।